हेलो हेलो। नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों आज आपको इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा शिक्षण सामग्रियों के विषय में। जी हां, संस्कृत की शिक्षण सामग्रियां। तो मित्रों आपका है सबसे पहले स्वागत, और स्वागत के साथ मैं फिर बताऊं मेरा नाम है मुकेश दीवान। तो मित्रों यहां पर आपको ध्यान रखना होगा संस्कृत शिक्षण सामग्रियां। और मित्रों यही चीज हम आज समझेंगे, क्योंकि शिक्षण से सामग्रियां होती हैं वो मित्रों तीन तरह की होती हैं। एक होती है दृश्य, देखी जा सके, एक होती है श्रव्य, और एक इनका कॉम्बो, दृश्य श्रव्य का। ये तीन प्रकार की सामग्रियां होती हैं शिक्षण में। अब प्रश्न ये है कि ये शिक्षण सामग्रियां होती क्या है। कहा शिक्षण सामग्रियां होती क्या है, ये हमें यहां ध्यान करना होगा। तो आइए मित्रों शिक्षण सामग्री पहले क्या होती है और फिर कैसे होगा उनका प्रयोग जानेंगे। तो आइए मित्रों सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इसी चीज को लेकर के। लीजिए मित्रों, अधिगम और संप्रेषण। जी हां, क्योंकि अधिगम के लिए, संप्रेषण के लिए जो साधन है उनका ही नाम क्या है, शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। क्या कहा मैंने वो सुनिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है। मैंने प्रश्न आपका पहले से ही बना के रखा है कि साहब क्या होती है ये। तो देखिएगा, विद्यालय जा रहे हो आप पढ़ाने बच्चों को, तो विद्यालय में भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए अध्यापक जिस सामग्री का कक्ष में प्रयोग करता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। पहले लिखना बाद में, पहले सुन लेना। क्या कहा, विद्यालय में भाषा के किसी भी पाठ को जब अध्यापक समझाना शुरू करता है, और जब पाठ को समझाना शुरू करता है तो जो भी सहायक सामग्री वो कक्ष में लाता है और बालकों को उससे समझाता है, वही शिक्षण सामग्री है। जैसे आपने पाठ योजना जब बनाई थी तब आपने देखा था कि पहले आपने लिखा था मुख्य उद्देश्य, फिर लिखा था आपने विशिष्ट उद्देश्य, उसके नीचे लिखा था सहायक सामग्रियां। सहायक सामग्रियों में आपने क्या क्या लिखा था याद कीजिएगा। शाम फलक लिखा था आपने, जो है एक सुधाखंड लिखा था आपने, उसमें मार्जनी लिखा था, उसमें सूचिका दंडिका लिखा था। ये सीधे लिखे थे आपने, ये सारे के सारे सहायक सामग्री हैं। अब बात आती है कि इनके अलावा और कौन कौन सी सहायक सामग्री हैं जो हम कक्ष में बालक को पाठ समझाने के लिए बता सकते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं। तो मित्रों शिक्षक सहायक सामग्री के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह की सहायक सामग्रियां होती है। यदि ये हमने समझा दिया तो मित्रों बालक से इन्हीं तीन चीजों से समझता है। या एक तो चीज होती है दिखाओ, बच्चे को दिखाओ। जैसे मेरा डिजिटल बोर्ड है, दिखा रहा हूं, दृश्य, लेकिन यह श्रव्य नहीं है क्योंकि इस समय मैं श्रव्य हूं। भाई मेरे द्वारा सुन रहे हो तो श्रव्य सामग्री में मैं दृश्य श्रव्य दोनों स्थिति, अध्यापक दृश्य श्रव्य दोनों ही सामग्री है बालक के लिए, क्योंकि वो दिखाई भी दे रहा है और उसकी बात को सुनाई भी जा रहा है। दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, और तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री। मित्रों दृश्य का अर्थ क्या होता है, पहले शब्द को समझो। दृश्य का क्या अर्थ होता है। दृश्य धातु है, यत प्रत्यय। यत का अर्थ क्या होता है, चाहिए या योग्य, चाहिए या योग्य। देखना चाहिए या देखने योग्य, ऐसी चीज जिसे देखना चाहिए।
यानी कि कक्षा कक्ष में वो ही सामग्री आपको दिखानी है जो बच्चों को देखना चाहिए, वो नहीं दिखानी जो बच्चों को नहीं दिखानी। दृश्य। श्रव्य। श्रव्य सामग्री के में आ जाओ। श्रव्य किसे कहूं? श्रु धातु है और यहां पर यत प्रत्यय बना श्रव्य। श्रव्य क्या होता है? जो कि आपने कहा सुना, सुनने योग्य। अध्यापक को कक्षा कक्ष में वही सामग्री इस्तेमाल करनी है, वही चीज बोलनी है जो बालक को आपको सिखाना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। दृश्य श्रव्य को समझिएगा। और फिर वो सामग्री जिसमें देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, वो कौन सी हो गई? वो मित्रों हो गई आपकी दृश्य श्रव्य। मित्रों, मैं इस समय इस क्लास के माध्यम से अपने ऐप और अपने जो है YouTube पर करीबन 60,000 बच्चों को प्रतिदिन पढ़ा रहा हूं। टीचर हैं, सभी टीचर बने तैयारी कर रहे हैं। अब जरा सा सोचिएगा कि दृश्य सामग्री होती क्या है और कौन कौन सी होती है। देखो मित्रों, शामपट है क्या? ब्लैक बोर्ड। आपका ब्लैक बोर्ड क्या है? दृश्य सामग्री है। आपकी पाठ्य पुस्तक सुना नहीं जाता, उसमें देखा जाता है, तो पाठ्य पुस्तक। तीसरा प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? प्रतिकृति का मतलब होता है मॉडल। पोस्टर, क्या कहेंगे संस्कृत में पोस्टर को? भित्ति चित्र, जो कक्षा कक्ष में लगाते हो आप, देखने की सामग्री है। चित्र, चार्ट बनवाते हैं, राम शब्द के, हरि शब्द के चार्ट बनवा के लगवाए जाते हैं। रेखा चित्र, ये रेखा चित्र कहां बनाओगे आप? या तो बोर्ड पर या कहां बनाओगे? दीवारों पर। मानचित्र, मैप। समाचार पत्र, संस्कृत के समाचार पत्र, ये आपको दिखाने हैं बालक को। संग्रहालय, संग्रहालय भी जो है अपने आप में क्या है? एक दृश्य सामग्री। विश्वकोश, ये भी क्या है? दृश्य सामग्री। संदर्भ पुस्तिका, यानी कि जो पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे रिलेटेड जो बुक है वह दिखाना। पुस्तकालय, ये भी एक सामग्री है अध्ययन का। केस रिपोर्ट, जो आपने बनाई है रिपोर्ट वो दिखाई जा सकती है बच्चे को। मूक चित्र, मूक चित्र का मतलब किसी महापुरुष का चित्र दिखाना। प्रदर्शनी, और मित्रों फ्लेक्स बोर्ड। करीबन 16 यहां पर मेरे पास दृश्य सामग्री है। नंबर 1 शामपट, नंबर 2 पाठ्य पुस्तक, नंबर 3 प्रतिकृति, नंबर 4 पोस्टर, नंबर 5 चित्र, नंबर 6 रेखा चित्र, नंबर 7 मानचित्र, नंबर 8 समाचार पत्र, नंबर 9 संग्रहालय, नंबर 10 विश्वकोश, नंबर 11 संदर्भ पुस्तिका, नंबर 12 पुस्तकालय, नंबर 13 केस स्टडी, नंबर 14 मूक चित्र, नंबर 15 प्रदर्शनी और नंबर 16 फ्लैश बोर्ड। प्रकाश डाल करके फिर दिखाया जाता है किसी चित्र पर, फ्लैश लाइट बोर्ड। क्लियर मित्रों? ये सारे दृश्य ही हैं, एक भी इसमें श्रव्य सामग्री नहीं है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं श्रव्य सामग्री की ओर। श्रव्य और दृश्य ये दोनों सामग्री भी देखो मित्रों। श्रव्य यानी सुनना, जिससे बालक सुन सके। कौन सी भाई? रेडियो। सबसे पहले रेडियो, जिसे आकाशवाणी भी कहा गया, मैंने दोनों को अलग किया क्योंकि आकाशवाणी प्राचीन काल में बादलों से होती थी और वर्तमान में आकाशवाणी रेडियो को भी कहने लगे। टेप रिकॉर्ड, जमाने जरूर बदल गया है,
लेकिन अभी भी शौक है लोगों को रेडियो सुनने का और सुनने का समाचार, और टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड अपनी आवाज करने का आज भी शौक है लोगों को। बच्चों को क्लास में पढ़ा सकते हैं। ग्रामोफोन, जी हाँ, ग्रामोफोन घूमता है वो। लिग्माफोन, लिग्माफोन तस्तरीनुमा होता है। लाउड स्पीकर, ये तो हम सब जानते हैं। मौखिक उदाहरण अध्यापक दे सकता है। ध्वनि संचिका, ये भी श्रव्य साधन है। और ध्वनि अभिलेख, जिसे ऑडियो कैसेट भी आप कहते हो। फिर से देखो, श्रव्य सुनने वाली सामग्रियां, आकाशवाणी नंबर 1, रेडियो नंबर 2, टेप रिकॉर्डर नंबर 3, ग्रामोफोन 4, लिग्वाफोन 5, लाउड स्पीकर 6, मौखिक उदाहरण 7, ध्वनि संचिका 8 और ध्वनि अभिलेख 9 यानी ऑडियो कैसेट्स। ये सारे के सारे कक्षा कक्ष में प्रयोग में लाए जा सकते हैं जब आप शिक्षण कार्य करवा रहे हो। आइए मित्रों, दृश्य श्रव्य सामग्री भी देखते हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर, संगणक यंत्र, कंप्यूटर, दूरदर्शन, आपका टीवी, चलचित्र, फिल्में, स्मार्टफोन जो कि आपके हाथ में है इस समय, नाटक जो आप खुद कर सकते हैं, भाषा प्रयोगशाला, जी हां, इसमें बोला भी जाएगा और सुना भी जाएगा। इंटरनेट, अंतरजाल, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरजाल कहते हैं। अंतरजाल, व्हाट्सएप, जी हाँ, आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है। व्हाट्सएप का नहीं है आजकल तो टेलीग्राम पर विशेष है, बालक टेलीग्राम से प्रयोग करता है। शैक्षणिक भ्रमण, पैनल और मोबाइल ऐप जिसपे आप पढ़ रहे हैं इस समय। मैंने एक का तो नाम ही नहीं लिखा अभी तक। चैनल, यूट्यूब चैनल, जी हां, कौन सा है अपना? सुफलाम संस्कृत क्लासेज ऐप। जी हां, ये ऐप है जिस पर लोगो भी लगा होता है इस तरह का, देखिएगा इधर लोगो लगा हुआ है, ऐसा लोगो होता है। यहां मैंने इसकी एक फोटो भी बना के रख रखी है। मित्रों, ये क्या है? ये सभी दृश्य श्रव्य है। आप मुझे देख भी पाते हैं और मुझे सुन भी पाते हैं। तो मित्रों, ये आपका कौन सा है? कौन सा मित्रों? ये आपका है दृश्य श्रव्य सामग्री। क्लियर हुआ मित्रों? याद रखिएगा, जितना आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे उतना ही अधिक से अधिक मैं भी आपको सुना पाऊंगा और बता पाऊंगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहा ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत मेरा भी ऐप जो है सुफलाम, हिंदी में लिख देता हूं, कई बार सुफलाम है मेरा, सुफलाम क्लासेस के नाम से है। क्लियर हो गया? आपको ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, ये सारे क्या है हमारी, क्या है? दृश्य श्रव्य साधन है। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं दृश्य साधनों की। का सब दृश्य साधनों को हम कैसे समझें, कैसे प्रयोग में लाएंगे? का वे साधन जिन्हें छात्र प्रत्यक्ष रूप से केवल देख सकता है और देख के क्या कर सकता है? सीखता है, उन्हें दृश्य साधन या दृश्य सामग्री कहेंगे। यानी वे साधन जिन्हें बालक केवल देख सकता है, सुन नहीं सकता। दृश्य साधनों का उपयोग शुद्ध लेखन या उच्चारण के लिए किया जाता है। अरे मैंने बोर्ड पे शामपट पे लिखा, तो आपका बालक, आप क्या कर रहे हैं? शुद्ध लिख रहे हैं, इसलिए मैं अपने हाथ से लिख के लाता हूं ताकि आपकी अशुद्धियां ना हो। का दृश्य साधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। एक तो होता है सामान्य और एक होता है यांत्रिक। सामान्य साधन की मैं बात करूं तो आपका जो बोर्ड है वो सामान्य साधन है, लेकिन मैं बात करूं आपकी पाठ्य पुस्तक तो वो है यांत्रिक साधन।
यानी कि सामान्य साधन की बात की जाए तो आपका शामपट आएगा। और यदि यांत्रिक की बात की जाए तो पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक होता ही एक यंत्र है, इसके अलावा और भी यंत्र है, लेकिन एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा तो वो बहुत सरल कोशिश करेगा ताकि आप प्रश्नों में फंस जाए। ठीक, आगे बढ़ता हूं। कहा अगला दिखाओ। कहा साहब यहां भी देखो। सबसे पहले मैं शामपट को लाया। शामपट क्या है यह समझना होगा। शामपट क्या है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि शामपट की अनिवार्यता क्या है। शामपट कक्षा कक्ष की अनिवार्य सहायक सामग्री है। जी हां, आज के दौर में मैं बात करूं, अभी मैंने कुछ आज ही की बात लूं तो मैंने आज एक चाइना की एक स्कूल देखी, अखबार में, मीडिया पे नहीं देखी, अखबार में देखी। उन्होंने दिया तो ये था कि स्कूल में बच्चों को सोने का समय दिया जाए, ठीक, और वो क्लासरूम की उन्होंने दिखा रखा था सीन। ध्यान है वहां पर बोर्ड कौन सा लगा हुआ था, ये डिजिटल नहीं लगा हुआ था। तो आज भी वह उस देश में जिसे हम बहुत विकासशील देश मानते हैं, वहां ब्लैक बोर्ड का ही प्रयोग होता है, दीवारों पर लगे हुए का ही। हम डिजिटल दौर में हैं, हमारा एक विकसित देश जो है एशिया का ही, वो आज भी ब्लैक बोर्ड का ही प्रयोग कर रहा है। क्यों? प्रश्न है क्यों? शामपट का ही क्यों? क्योंकि यह अध्ययन की सहज सुलभ सहायक सामग्री है, इसलिए सबसे ज्यादा आज भी इसी का ही प्रयोग होता है, शामपट का ही। कि ये अध्यापन जो आप पढ़ाने वाले हो, मान लो लाइट चली गई, लाइट नहीं है कहीं, तो फिर क्या करेंगे? ये तो चलेगा नहीं, ये तो शामपट तो चलेगा नहीं, ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं चलेगा। बैटरी लगाओ और बैटरी चार्ज नहीं है तो फिर बंद। तो ऐसी स्थिति में शामपट एक ऐसी वस्तु है जो सहज और सरल अध्यापन की है। यह अध्यापन का अभिन्न मित्र है। यह अभिन्न मित्र, कभी हमारे देश में अभिन्न अंग हुआ करता था कश्मीर, आज भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक प्रांत है, लेकिन ये एक वस्तु है, ये हमेशा अभिन्न मित्र ही रहेगा, क्योंकि ये साथ में नहीं चल सकती। तो अभिन्न मित्र कौन है अध्यापक का? शामपट। शामपट संस्कृत शिक्षण का परंपरागत सहायक उपकरण है। कहा कैसे? क्या उत्तर वैदिक काल में क्या बोर्ड का प्रयोग हो गया था? जी हां, उत्तर वैदिक काल में हो गया था। कैसे? गुरु क्या करते थे, जो पेड़ हुआ करता था, जो वृक्ष, बड़ा विशाल वृक्ष होता था, उसकी छाल को हटा करके उस जगह काले रंग से रंग देते थे, ठीक। और फिर जो आपका सुधाखंड है, चौक है, बच्चे पहले स्कूलों में ही बनाया करते थे, अब तो मार्केट में मिलने लग गया, उससे वो उसी पर ही लिखा करते थे। तो ये परंपरागत शामपट संस्कृत शिक्षण की परंपरागत सहायक सामग्री, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कहा संस्कृत शिक्षण में किसी भी पाठ को समझाना शामपट के बिना असंभव है। जी हां, बिल्कुल असंभव है। क्यों असंभव है? सोचिए क्यों असंभव है। क्योंकि मित्रों, यहां संस्कृत में विभक्ति और प्रत्यय और उपसर्ग, अव्यय, यानी कि जब तक इनका प्रयोग बोर्ड पे ना दिखाया जाए, शामपट पे ना दिखाया जाए, तब तक बालक को सहज रूप से आता नहीं है, ठीक है। और आप हो अध्यापक। कहा ऐसी स्थिति में मैं पाठ्य पुस्तक में जाऊं। अच्छा, शामपट क्या था? शामपट क्या था? एक साधारण साधन, सामान्य साधन, बिल्कुल। वहीं पर जब मैं दूसरा लेके आया जिसका नाम था पाठ्य पुस्तक। मित्रों, पाठ्य पुस्तक एक यांत्रिक है, यंत्र है, यांत्रिक साधन है, क्योंकि आपके पास में कुछ पेज हैं। प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें भी पाठ्य पुस्तक कहा, केवल उनका नाम ग्रंथ कह दिया। पत्तों पे लिखे जाते थे। जी हां, हमारा जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये पत्तों पे लिखा है।
सूखे हुए वृक्ष के पत्तों पर। फिर ताड़ पत्रों पे लिखा हुआ है, क्या आपका जो है पुराण है वो ताड़ पत्रों पे लिखा हुआ है। भोजपुत्र पत्रों पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो यानी कि वो जो पहले हुआ करता, आज भी जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी किताब है, वो वृक्ष को ही उसके जो अंदर के हिस्से हैं उनको रिफाइंड करके उस कागज बनाया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक की जब बात आती है तो कहा शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है। जब मैंने पाठ्य पुस्तक विधि पढ़ाई तब भी, और आज भी मैं इसे समझा दूं कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का केंद्र बिंदु है, सबसे बड़ी। एग्जामिन हमसे हमेशा पूछता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, छात्र है या फिर अध्यापक है या फिर पाठ्य पुस्तक है। शिक्षण का केंद्र बिंदु पूछ रहा है, छात्र नहीं हो सकता। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक होगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इसी के आधार पर आप पाठ योजना बनाते हो। का पाठ्य पुस्तक के आधार पर अध्यापक अपने पढ़ाए गए ज्ञान का मूल्यांकन भी करता है। अध्यापक क्या करता है, आपने जो बच्चे को पढ़ाया, क्या पढ़ाया आपने, पाठ योजना से पढ़ाया। किसको पढ़ाया, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाया। अब बालक को वो ज्ञान आया कि नहीं आया, उसके प्रश्न कहां से बनाओगे, उसी पाठ्य पुस्तक से। तो बालक के मूल्यांकन के लिए वही पाठ्य पुस्तक काम आ रही है। यह सामग्री बालकों को स्वाध्याय का विकास कराती है। क्या करती है भाई, विकास करती है। कौन करती है, स्वाध्याय कैसे करेगा, जब बालक अपने विद्यालय के बाद घर पे भी होगा तब भी वो अपनी पुस्तिका से पढ़ रहा होगा। ध्यान रखो। आगे कहा पढ़ाए गए पाठ को स्मरण करने का प्रबल साधन है। पढ़ाए गए पाठ का स्मरण कैसे करेगा बालक, सब वो पाठ्य पुस्तक से करेगा। यह एक यांत्रिक साधन है। आज भी भारत में, ध्यान रखिएगा, आज भी हमारे भारत में डिजिटल दौर है, लेकिन आज भी हमारा जो युवा है वो किताब को ही प्रायोरिटी ज्यादा देता है, नोट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, लिखित सामग्री को प्रायोरिटी देता है। इसलिए बेटा मैंने भी अपने हाथ से ही लिख करके यहाँ किया, क्योंकि आपकी जो इच्छा है मैं उसका सम्मान करूं। तो मित्रों, इसके जस्ट आगे मैं बढ़ता हूं और आगे है प्रतिकृति अर्थात मॉडल। मॉडल प्रतिकृति क्या होती मैं वो समझाता हूं। मित्रों, प्रतिकृति और मॉडल में थोड़ा सा अंतर है। हाथ से बनाया गया मॉडल प्रतिकृति कहलाता है। प्रतिकृति कहलाता है। जबकि मॉडल को क्या कहलाता है, मॉडल एक आधुनिक साधन है। आधुनिक साधन क्यों है मित्रों, याद रखिएगा, जब आपने बीएड बीएसटीसी किया था तो आपको फाइनल लेसन के समय आपने अपने हाथ से थर्माकोल पर कुछ बना के लेके गए थे फाइनल लेसन के लिए। उसके अलावा आपने 5 बड़े प्रश्नों पर चित्र क्लास में पढ़ा करके समझाए थे। जो वो चित्र जो थे वो प्रतिकृति कहलाते हैं। और कहा पाठ्य पुस्तक में आए हुए वास्तविक पदार्थों को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कैसे, जैसे क्या कहा, फिर से सुनना, वास्तविक पदार्थ जो हैं उनके छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए यहां दिया जाता है। जैसे पक्षियों के चित्र, काके काके पिके पिके, जीव जंतुओं के छोटे रूपों को कागज या थर्माकोल पर बनाकर कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। आगे समझ में, यही चीज मैंने समझाई अभी आपको। आपने बीएड बीएसटीसी के फाइनल लेसन में ऐसा किया था, आपको ध्यान रखना होगा। आ जाओ मित्रों,
पोस्टर, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो दीवार पे। एक गाना है, पोस्टर, भीति चित्र, दीवारों पे चिपकने वाले। पाठ्यक्रम में आए हुए शब्द रूप, धातु रूप, समास और साहित्य में आए हुए जैसे कालिदास आदि के चित्र बड़े आकार में छात्रों या अध्यापक द्वारा बनाकर कक्षा कक्ष की दीवारों पर भीति चित्र लगाए जाते हैं ताकि विद्यार्थी प्रतिदिन उन्हें बार बार देखकर याद कर सकें। मैंने यहां वही बात समझा रहा हूं, आपने कैसे समझ, संस्कृत में इसका पोस्टर का पैसा प्रयोग कैसे होता है। मित्रों, बच्चों को कक्षा 6 की बात करूं और फिर 10th की बात करूंगा, ठीक, फिर 12th की। बच्चों को राम शब्द याद नहीं हो रहा, गा तो पा रहे हैं लेकिन वो शुद्ध लिख नहीं पा रहे, तो क्या किया आपने, एक बड़ा सा पोस्टर बनवाया और वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, राम है राम राम प्रथमा। और सोचिए, ये काम आप भी कर सकते हैं और आप बालकों से भी करवा सकते हैं। फिर कहा मैं साहित्य में यदि सेकंड लेवल यानी कि हमारा माध्यमिक स्तर पे जाऊं तो हमें बहुत सारे 9th 10th में कई ग्रंथों के मंगलाचरण याद नहीं होते। जी हाँ, मंगलाचरण याद नहीं होते। तो हमने क्या किया, एक पोस्टर बनवाया, किसका, शकुंतला का अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा लिख करके, और शकुंतला का एक पोस्टर बनवाया, फोटो बनवाई उसकी पिक्चर की, और फिर वहां वो श्लोक लिख दिया। कौन सा, या सृष्टि, जो श्लोक था वो यहां लिखा। क्या होगा, बालक वो बार बार श्लोक देख रहा है तो उसके दिमाग में उसकी क्या बन रही है, पिक्चर। मैंने कहा एक चीज को बार बार दिखाओ, फिर देखो दिमाग पिक्चर कैसे बनाता है। ये आपका अगला, नेक्स्ट, चित्र यानी चार्ट। चित्र के मतलब में मैं यहां समझाता हूं। भीति चित्रों की अपेक्षा चार्ट चित्र छोटे होते हैं। नंबर 1 पहले चीज ध्यान कर लेना, दीवारों पे जो लगाते हो उनसे छोटे होते हैं। चित्र के द्वारा अमूर्त वस्तु की संकल्पना मूर्तवत होती है। अमूर्त किसे, जो दिखाई ना दे, जैसे ईश्वर दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन आपने उसकी फोटो बनवा दी है। और ईश्वर, बालक के लिए ईश्वर कौन है, बालक के लिए ईश्वर गुरु है सबसे बड़ा। तो पहले जिन गुरुओं ने या जिन महापुरुषों ने आज दिखाई नहीं देते, उनके चित्र विद्यालय में लगाए जाते हैं। आप लोगों ने याद देखा हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो चित्र हैं इनके हम किसके बनाते हैं, पर्यायवाची शब्दों के, राइट, पर्यायवाची शब्दों के चित्र बनवाते हैं, विलोम शब्दों के चित्र बनवाते हैं। तो आइए हम देखते हैं चार्ट चित्रों का उद्देश्य। अब इनका उद्देश्य क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करना। तुलना हमेशा किसमें होती है, जो समतुल्य हो। जैसे अग्नि को अनल कहा जाता है, शब्द अलग अलग है लेकिन तुल्य है उसके। तो कहा इन चित्रों में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, शब्दों के चित्र बनाए जाते हैं। चार्ट चित्र जो होते हैं उन पर ये प्रश्न पूछ सकता है। मैं एक एक लाइन जो लिख के लाया हूं, एग्जामिनर एग्जैक्ट यूं की यूं पूछ बैठेगा। लाइन इतनी सी ये दे करके ये पूछ बैठेगा कि ये किस दृश्य सामग्री में आता है, ध्यान रखना। फिर कहा समाचार। मित्रों, हमारे राजस्थान से भी और भारत में भी संस्कृत के बहुत सारे समाचार शुरू हो चुके हैं, पहले भी थे आज भी हैं। संभाषण पत्रिका आती है, एक बिल्कुल आती है, संदेश पत्रिका आती है, वार्ता पत्रिका आती है, संस्कृत में आती है। तो उन समाचार पत्रों से ये समाचार पत्र शिक्षा अधिगम का मृदु, ध्यान रखिएगा, मृदु साधन है।
ध्यान रखिएगा, मृदु यानी सूक्ष्म। एग्जामिनर एग्जैक्ट पूछ के बैठता है कि साहब शिक्षण, संस्कृत शिक्षण का जो मृदु साधन है, दृश्य मृदु साधन कौन सा है? तो मित्रों समाचार पत्राणी, समाचार पत्र ही होंगे। आगे कहा रेखा चित्र क्या होता है? रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है ये मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखा चित्र, हमें चित्र बनाने हैं कक्षा कक्ष में। ये चित्र कहां बनाएंगे? कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा शाम पट पर पाठ्य पुस्तक में आए हुए चित्रों को रेखा के माध्यम से बनाया जाता है। कैसे? रेखाएं खींचकर, मतलब कैसे? मैं याद दिलाता हूं, आप याद रखिएगा। आप सोचिए, आपकी कक्षा 8 में या 10 में एक पाठ है सप्तभगिन्य। सप्तभगिन्य एक पाठ है पूर्वी राज्यों के जो हैं, पूर्वी जो राज्य हैं उनको समझाने का, ठीक है, जिसमें आपका मणिपुर, मिजोरम, मेघालय ये सारे आते हैं। ये 7 राज्य हैं। इनको समझाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? का मानचित्र की, यानी कि आपके चार्ट की। और मानचित्र को मान लीजिए उसी समय आपकी क्लास जो आपके यहाँ मैप है वो 10th क्लास में है, आप 9th क्लास में पढ़ा रहे हो, 10th क्लास वाला एक ही मैप है विद्यालय में, अब कैसे पढ़ाओगे? तो आपको बोर्ड पर भारत का मैप जो है रेखा चित्र बनाना पड़ेगा। बिल्कुल यूं करते करते, यूं बनाते बनाते कि ये कश्मीर, ये पूरा यूं करके इधर से पूरा जो बना करके आप ये इधर से 7 बहनों का दिखा रहे हैं। या फिर का भूकंप विभीषिका, भूकंप के चित्र कैसे दिखाओगे? क्या वहां भूकंप लाओगे क्लास में? नहीं ना। तो भूकंप के भी चित्र बनाने होंगे। रोड फटी पड़ी है, गाड़ी उल्ट रही है, ऐसा नहीं बनाना। आप भूकंप से आए हुए जगहों का चित्र बनाना है, वो भी आपको बोर्ड पे बनाना होगा रेखा के आधार पर। तो हमें अध्यापकों को एक कलाकार कहते हैं, अध्यापक एक बहुत बड़ा कलाकार होता है। और याद रखिएगा पता नहीं ये किसने कह दिया, क्योंकि संस्कृत में तो नहीं कहा गया कि अध्यापक एक दीपक है और छात्र को मार्गदर्शन देना होता है। भैया सुन लो, अध्यापक दीपक वीपक नहीं है। संस्कृत में तो दीपक माना ही नहीं अध्यापक को। अध्यापक को संस्कृत में जौहरी माना है। जौहरी जानते हो? जो हीरे की पहचान करना जानता है। और बच्चे के कक्ष में हर बालक एक हीरा होता है। दुनिया उसे कोयला समझती है, और उस कोयले में से जो उसके स्वभाव है, उसकी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें से वो अध्यापक उस बालक के अंदर जो है, जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको हीरे की तरह चमका देता है। इसलिए अध्यापक एक जौहरी है और बालक एक कोयला है, जिस कोयले से क्या कर देता है इंसान, अध्यापक हीरा निकालता है। कहते हैं ना, हीरा कहां निकलता है? कोयलों की खानों में। चलिए मित्रों, कहां अगला है मानचित्र। मानचित्र के बारे में कैसे इससे समझाओगे? तो मित्रों ध्यान रखो, मानचित्र से नदी है, नाले हैं, या फिर जो है नदी, कौन सी नदी कहां जा रही है, संस्कृत में पाठ है ये मैपिंग से। तो मानचित्र लाना होगा अब आपको। अब ये है रेखा चित्र बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाते हुए। अब आपको मानचित्र लाना होगा। यानी और संस्कृत भाषा शिक्षण में के समय नगर का, गांव का आदि का भौगोलिक स्थिति समझाने हेतु मानचित्र की आवश्यकता होती है। मानचित्र की आवश्यकता होती है मित्रों, ये ध्यान रखना, और आप उससे पढ़ाओगे। संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है? जहां पर संग्रह करके किताबें, ग्रंथ सब रखे जाते हैं। एक तो पुस्तकालय होता है, एक संग्रहालय होता है। यहां संग्रहालय में जो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ हैं, जिसे हम पांडुलिपियां कहते हैं,
मित्रों, संस्कृत शिक्षण में पांडुलिपियों के लिए संग्रहालय में रखा जाता है। क्यों? कक्षा कक्ष में क्यों नहीं रखा जाता? तो मित्रों वो भी समझ लीजिएगा, मैं वो भी समझाऊंगा। पांडुलिपियों का ज्ञान बालकों को संग्रहालय में ही दिया जा सकता है, क्लासरूम में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पांडुलिपियां प्राचीन और दुर्लभ हैं। ये तो बहुत प्राचीन है, उनके कागज बहुत कमजोर हो चुके हैं। इन्हें प्रतिदिन कक्षा कक्ष में इसलिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। कहा ये पांडुलिपियां बहुत पुराने किसी ने ग्रंथ लिखा है। जैसे मैं आज कहूं कि ज्योतिष के आप पढ़ा रहे हो, ज्योतिष की आप सूर्य और चंद्रमा की गणना के लिए आप कोई ग्रंथ ला रहे हैं, तो वो पांडुलिपियों में मिलेंगे कि सबसे पहले हमारे भारत में किसने किया, संस्कृत में सबसे पहले किसने किया, पांडुलिपियों में मिलेगा। तो वो आपको संग्रहालय में ही समझाना होगा। फिर है विश्वकोश। विश्वकोश डिक्शनरी। संस्कृत शिक्षण में शब्दकोश का अधिक महत्व है, सबसे ज्यादा शब्दकोश का। जितने शब्द बालक को याद होंगे उतना ही अधिक वो संस्कृत भाषा को समझ पाएगा, क्योंकि बालक अपने शब्दकोश भंडार को अधिक दृढ़ करने के लिए इसका प्रयोग करता है, तथा अध्यापक बालक को शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग करवाता है। डिक्शनरी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? कहा विश्वकोश के बाद में और क्या है? कहा अब हमारे पास श्रव्य, सुनने वाले साधन। सुनने वाले साधनों में मैं बात करूं तो वे साधन जिन्हें केवल सुनकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जी हां, अर्थ ग्रहण का सहायक सामग्री है श्रव्य का सब दृश्य से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है। कान से जो अंदर गया उससे उसका मीनिंग समझ में आएगा। फोटो तो दिख गई लेकिन नीचे की लैंग्वेज समझ में नहीं आई। तो मित्रों सबसे पहले आता है आकाशवाणी। यह परंपरागत सहायक उपकरण है। परंपरागत का मतलब क्या हुआ? क्या वैदिक काल में भी था क्या रेडियो? ना 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 ना। मित्रों उस समय के जो लोग थे संस्कृत के, वो बादलों की आवाज को, आकाश से जो वाणी थी उसको समझ जाते थे कि आज जो बादल ये कड़का है ये क्या कह रहा है। सोचिए कितना बड़ा दिमाग में टेक्नोलॉजी थी कि बादलों की आवाज को समझ पा रहे थे। वही आज हमने रेडियो के माध्यम से समझाना शुरू किया। यह दूरस्थ शिक्षा का सरल, सुगम और बहुमुखी साधन है। दूरस्थ, दूर बैठे व्यक्ति के लिए। पहले मैं ये बात करूं कि रेडियो में कहा भी जाता था हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हमने रेडियो से बोल रहे हैं ना। आकाशवाणी से आज समाचार इतने बजे प्रसारित होंगे। और फौजी भाइयों के लिए जो प्रोग्राम होता है उसमें तो बड़ा आनंद आता है, गाने आते हैं उसमें बहुत सुंदर। और बालकों के लिए इस रेडियो पर काफी चैनल्स हैं जो संस्कृत में बालकों को स्कूल में खाना खाते समय या फिर कुछ अन्य ज्ञान देते समय चैनल बहुत सारे हैं जिसमें संस्कृत के प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, तो वो सुना सकते हैं। अब कहा 1927 में मुंबई में पहला आकाशवाणी स्टेशन बना था। आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि संस्कृत में भी पूछते समय पीछे नहीं हट सकता एग्जामिनर कि भारत में आकाशवाणी कब बनी आई थी। भाई 1927 में स्थापित किया गया था। और ध्यान रखिएगा वार्ता आकाशवाणी पर संस्कृत समाचार कितने बजे शुरू होता है? ध्यान रखिएगा कितने बजे? प्रातः, सुबह, मॉर्निंग में 6:50 से 7 बजे के बीच। 6:50 से 7 बजे के बीच प्रसारित होता है वार्ता के नाम से। आप रेडियो को खोलेंगे तो वार्ता का जो चैनल है इस पे आएंगे। आज ही कीजिएगा ये काम, पता लगे आपको। तथा शिक्षावाणी एक सीबीएसई से प्रसारित कार्यक्रम है। जी हां, ध्यान रखना, नाम भी ध्यान रखना। शिक्षावाणी क्या है? सीबीएसई प्रकाशित होने वाला एक रेडियो प्रोग्राम है। और बीकानेर, राजस्थान से
प्रकाशित होने वाला प्रोग्राम क्या है? संस्कृत सौरभ, रेडियो पे, आकाशवाणी में। ध्यान रखिएगा, वार्ता तो क्या है? वार्ता एक आकाशवाणी है जिसका टाइमिंग कितने बजे है? 6:50 से 7 बजे के बीच। और वहीं पर शिक्षा वाणी जो है वो सीबीएसई का ऐप है जो रेडियो पे चलता है। और बीकानेर जो राजस्थान में है वो संस्कृत सौरभ नामक प्रोग्राम रेडियो पे प्रसारित करता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर है, बड़ा प्यार से पूछता है कि बीकानेर से शुरू होने वाला आकाशवाणी प्रोग्राम कौन सा है? संस्कृत सौरभ। और सीबीएसई के द्वारा, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई के द्वारा जारी आकाशवाणी प्रोग्राम कौन सा? शिक्षावाणी। ध्यान रखिए, देववाणी नहीं है, शिक्षावाणी है। कहा लिग्वा फोन। क्या होता है ये लिग्वा फोन? लिग्वा फोन क्या होता है? इसका अन्य नाम सुन लो। एक तो सीता वाद्य पे कहते हैं और इसे भाषा पंजिका भी कहते हैं। अच्छा, इसका आकृति कैसी होती है? कैसेट जैसी, बड़ी सी कैसेट जैसी होती है इसकी आकृति। इसका प्रयोग भाषा शिक्षण में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? केवल भाषा शिक्षण में ही। मैं आगे की क्लासों में और इनको और भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, इनको चित्रों के माध्यम से भी और समझाऊंगा। आपका हर हालत में अधिगम होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कहां काम किस में आ रहा है। ध्वन्याभिलेख कक्षा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण अभ्यास के लिए यह उपयोगी है। क्या? ध्वनि अभिलेख, जिसे ऑडियो कैसेट कहते हैं। यह श्रव्य उपकरण है। ध्यान रखना, क्या होता है ये? ऑडियो कैसेट्स होती हैं जिन्हें प्ले किया जाता है और ये बच्चों को सुनाई जा सकती है। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें अपनी आवाज, अपनी कोई विशेष, हो सकता है आप घर बैठ स्कूल में बालक को वैसा गाकर नहीं सुना पा रहे हो जैसा कि आप अपने घर में गा पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपको भी शर्म आ रही हो, तो आप ऑडियो सुना सकते हैं उस पाठ्य योजना से संबंधित। मित्रों, अब आता है हमारा दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य और श्रव्य दोनों। दृश्य श्रव्य साधन से बालक सर्वाधिक अर्थ ग्रहण कर पाता है। जी हां, जहां मैं बात करूं कि कौशलों में सर्वाधिक अर्थ पठन कौशल से होता है, वहीं पर सर्वाधिक अर्थ कौन सी सामग्रियां हैं जिससे सर्वाधिक अर्थ ग्रहण कर पाता है? वो है दृश्य श्रव्य दोनों सामग्रियां। कहा इसका पहला साधन कौन है? गुरुजी खुद। बालक के सबसे बड़े साधन है गुरुजी। और मैं यहीं पे बात करूंगा, स्वयं क्यों है? भैया गुरुजी को बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा है। और दूसरा, बालक सुन भी रहा है क्या? जी हां। तो पहले ये समझते हैं कि ये साधन क्या करता है। वे साधन जिनसे बालक आंखों से देखकर, कानों से सुनकर अधिगम या अर्थ ग्रहण करता है, वे साधन दृश्य श्रव्य अधिगम साधन कहलाते हैं। कौन सा? बालक देखे और फिर कानों से सुने, ऐसा साधन अधिक अर्थ ग्रहण करवाता है। मित्रों, आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा संगणक यंत्र यानी आपका कंप्यूटर। मैं गुरुजी आपके घर पे नहीं हूं, मैं आपके गांव में नहीं हूं, मैं आपके शहर में नहीं हूं, लेकिन मैं आपके जो आपके साथ हूं, आपके गोद में रहता हूं। बिल्कुल। कैसे? अरे भैया मोबाइल में ऐप है ना, और ऐप क्या है? कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर से चलता है। कंप्यूटर मतलब है वो साधन सामग्री जिससे हम चारों चीजों की पूर्ति कर लें, सुन भी लें, बोल भी लें, लिख भी लें और पढ़ भी लें। देखिएगा मित्रों, इसे मस्तिष्क यंत्र कहा गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया था कि मस्तिष्क यंत्र मैं किसको कहूं? ब्रेन। सोचिएगा, यदि मस्तिष्क ग्रंथ पूछा जाए तो मैं कहूंगा भगवत गीता। मस्तिष्क ग्रंथ यदि कोई पूछा जाए तो वो है भगवत गीता, क्योंकि उसे स्मृति ग्रंथ कहा गया। लेकिन कहा मस्तिष्क यंत्र किसे कहूं? तो कहा कंप्यूटर को, अर्थात संगणक यंत्र को।
यह दृश्य श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री है। दोनों प्रकार की है, क्योंकि इसमें चारों कौशलों की पूर्ति होती है। चारों के चारों कौशलों की पूर्ति किससे हो रही है? दृश्य श्रव्य से। यह इस सहायक सामग्री से चारों कौशलों की पूर्ति। अच्छा ये बताइएगा मुझे, जब कोरोना काल आया, जो कि अभी गया, हम भूल नहीं सकते, हमारी जीवन में यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि जब हम 2 साल तक घरों से बाहर नहीं निकल पाए। अरे घर में आज बैठना मुश्किल नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में कहा, कोरोना काल के समय यह सहायक सामग्री शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री रही है और आने वाले 2030 तक यह विश्व की सबसे बड़ी सहायक सामग्री हो जानी है। जी हां, सब कुछ डिजिटल हो जाने वाला है इस भारत में। तो पता नहीं किसी देश में और में हो या ना हो, भारत में जरूर हो जाएगा 2030 तक। आ जाओ, कहा दूरदर्शन। दूरदर्शन का मैं आपको छोटा समझा दूं, टीवी। आपका जो टीवी पे हम टीवी कहते हैं, आज भी हम जो हमें ध्यान है, मेरा बचपन में छोटा सा जब मैं था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था और मोहल्ले में नहीं हुआ करते थे, इतने टीवी नहीं हुआ करते थे, दूरदर्शन नहीं होता था। सबसे बड़ी ये चीज हुआ करती थी उस दौर में जब हम छोटे थे, जब रामायण आया करती थी। जी हाँ, महाभारत आती थी, मोगली नामक नाटक आया करता था। सोचिएगा, और होता क्या था, वो साला ऊपर जो रखा हुआ एंटीना है वो हिल जाता था। अब हालत ये होती थी कि जिस समय वो रामायण शुरू होती थी उसी समय बिजली वाले लाइट काट लेते थे। बिजली वालों ने लाइट कट, बड़ी समस्या थी। हमने पिताजी से कहा कि जब हम, एक ही तो प्रोग्राम आता है, हमें ये देखना है, संडे को प्रोग्राम है, रविवार को ये प्रोग्राम आता है, हम देखें तो देखिए कैसे, क्योंकि लाइट चली जाती है। पिताजी ने कहा भाई करते हैं इसका इंतजाम भी। एक पिता ही है जो पिता बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। मां उसे प्यार पूर्वक सांत्वना दे सकती है, लेकिन समस्या का समाधान तो केवल पिता कर सकता है। हमारे जो पिताजी हैं, उन्होंने पूरा दिमाग लगाया और देखा। उस दौर में फोटोग्राफर छोटी छोटी बैटरियां लेके चलते थे, बिल्कुल, जिसमें ड्रॉप डाल करके चार्ज किया जाता था। कहीं से वो 2 बैटरियां लेके आए, उन बैटरियों के तार जोड़े, टीवी में लगा के देखा, लाइट आ गई उसमें। अब हो गया आनंद हमारे। अब जरा सा देखिएगा कि हम उस समय वो छोटे से बच्चे थे, जो बच्चे आप पढ़ाने जाओगे। सोचिए, हमारे लिए वो त्योहार था। ऐसा ही आपके कक्ष में जब बालक के इंटरेस्टिंग चीज को बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए जब आप वो चलाओगे तो बालक के लिए रुचिकर हो गया, पूरा फोकस उस पे। यहां तक कि उस समय कोई बालक बोल भी रहा है तो दूसरा बालक कहता है चुप रहे, पहले सुनने दे, देख अभी तीर जाएगी, साए साए करती। पर ये टीवी वाले क्या करते थे, दूरदर्शन वाले, बीच में कह देते रुकावट के लिए खेद है। उस तेरी तो उस समय इतना गुस्सा आया करता था कि इनकी रुकावट के लिए इनको ठोकू। और जो लास्ट था जब बनता था, यानी कि उसका आनंद आना शुरू होता था, उतने में ही वो खत्म एपिसोड। तो यहां ध्यान रखना होगा कि आपने जो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के इसका जो प्रयोग कर रहे हो, ये आपको कक्ष में करना है। कहा दूरदर्शन का प्रयोग करना ब्लैक बोर्ड डैश डैश ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये डैश डैश में इंग्लिश के विद्वानों जो लिखा है वह है, आपको ध्यान रखना है। भारत में दूरदर्शन का प्रयोग
1959 में ही शुरू हो गया था, जब हम में से कोई उत्पन्न पैदा भी नहीं हुआ था। मैं कहूंगा हमारे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। उस समय भारत में दूरदर्शन आ चुका था। जी हां, जैसे आज डिजिटल है, कल कोई डिजिटल आज से 50 साल के बाद में कहा है कि साहब डिजिटल कब आया था बोर्ड, तो उस समय कहेगा बहुत साल बहुत बड़ा आइटम हो गया, भारत में आया था। और 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दूरदर्शन का उपयोग पर बल दिया, यानी कि विद्यालयों में टीवी कब लगाया गया, दूरदर्शन कब दिखाया गया, 1986। याद दिलाऊं, नवीन शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय में शुरू किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे जोड़ा गया कि दूरदर्शन भी दिखाओ बालकों को। संस्कृत भाषा में DD1 चैनल, आजकल तो चैनल याद ही नहीं है बच्चों को, DD1 भी होता है। दूरदर्शन चैनल नंबर 1 DD कहते हैं दूरदर्शन 1 चैनल पर संस्कृत वार्ता और वार्तावली कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। कक्षा कक्ष में दिखाना पड़ेगा संस्कृत वार्ता, उसमें प्रोग्राम आता है, मैं आज भी देखता हूं भाई। और वार्तावली ये भी देखता हूं, सुबह मॉर्निंग में भी आता है और विद्यालय समय में भी आता है, दोपहर में भी आता है। आपको देखने हैं ये और बच्चों को दिखाने होंगे, तभी जाकर बच्चा संस्कृत में समझ पाएगा। कहा जयपुर जो है आपका राजस्थान की राजधानी है, जयपुर दूरदर्शन से प्रकाशित होने वाला कार्यक्रम अक्षरा, ध्यान रखिएगा, जयपुर दूरदर्शन से प्रकाशित होने वाला कार्यक्रम जो है वो अक्षरा है। ये एग्जामिनर पूछ के बैठ जाएगा, ध्यान रखना, फिर मुझे मत कहना। ये लो, पहले क्या कहा, पीछे आ, DD1 पे क्या क्या आता है, संस्कृत वार्ता और वार्तावली, और जयपुर से प्रकाशित होने वाला, प्रसारित होने वाला अक्षरा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में होता क्या है, अंत्याक्षरी, पाठ्य काव्य पाठ, वाद विवाद आदि का आयोजन होता है। किसमें, अक्षरा में। अब माना ऐप का दौर हो गया है, तो ऐप भी हैं संस्कृत के बहुत सारे। देववाणी ऐप है संस्कृत का, बिल्कुल, आप उससे संस्कृत बोलना सीख सकते हैं, संस्कृत पढ़ना सीख सकते हैं, संस्कृत से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी से संस्कृत में बोल सकते हैं। आपको बहुत कुछ दिया है। कहा वार्ता, वार्ता दूरदर्शन का प्रसारित कब हुआ था, वार्ता का 2020 में DD न्यूज पर प्रकाशित हो चुका है। 2020 में शुरू हो चुका है वार्ता। अब आया चलचित्र, फिल्में, आपकी फिल्में, चलचित्र। कहां ये फिल्में बड़े काम की होती हैं, फिल्में या सिनेमा भी इसे कहा जाता है चलचित्र को। संस्कृत में फिल्में ऐसा नहीं है कि बहुत पहले ही बनी थी, राजा हरिश्चंद्र जैसी, अभी भी बनी है, लेटेस्ट भी है, मैं वो सारी दिखाऊंगा अभी आपको। कहा चलचित्र शैक्षणिक कार्यों और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। किसका, शैक्षणिक कार्यों और मनोरंजन दोनों का सशक्त, पूरी शक्ति के साथ में यह कार्यक्रम है जिसका प्रयोग मैं कक्षा कक्ष में कर सकता हूं। और इसीलिए सन 2020 में संस्कृत पे 2 फिल्में बनी थी, संस्कृत भाषा में 2। पहली तो बनी थी आगोचरार्णव और दूसरा नमो, 2 पुस्तकें बनी थी। नमो बहुत शानदार फिल्म, देखी, बहुत शानदार है, आप बच्चों को दिखाना, खुद भी देखो, मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे मिल जाएगी, आपके उस पर भी जो है चैनल्स है उसमें मिल जाएगी। और संस्कृत भाषा में प्रथम जो 3D फिल्म जो बनी थी, जो आप कहते हैं डिजिटल से भी 3D फिल्म है, वो है अनुरक्ति। अनुरक्ति 2017 में 3D फिल्म बनी थी। आप इसे भी देख सकते हैं, बच्चे को दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे बालक का क्या होगा, संस्कृत में बोलना आएगा उसे। नाटक, अभिनय, अभिनय क्या होता है, सबसे पहले ये देखना है अभिनय क्या होता है।
इसे ड्रामा भी कहा जाता है। क्या कहूं मैं इसे? ड्रामा। और ड्रामा कहां होता है? तो याद रखिए मित्रों, हम पूरी जिंदगी भर ड्रामा ही करते हैं। मैं तो आप लोगों को पढ़ाते हुए भूल जाता हूं समस्याओं को ही, क्योंकि मुझे याद आती है कि ईश्वर जब धरती पे आया था तो भी उसने ड्रामे ही किए थे, और हमें भी ड्रामा ही करना है। कभी खुशी का ड्रामा, कभी दुख का ड्रामा, कभी सफलता का ड्रामा, कभी हार का ड्रामा, प्रतिदिन प्रतिपल करना होगा। तो कक्षा में क्या कर रहे हो फिर? टीचर एक ड्रामा अदा कर रहा है, हर बालक भी एक ड्रामा कर रहा है, जिसे अभिनय कहते हैं। किसी भी अवस्था का अनुकरण करना नाटक या अभिनय कहलाता है। किसी भी अवस्था का। जाने किशोर अवस्था का बालक और बाल्यावस्था का बालक कैसा होता है, शैशव अवस्था का बालक कैसा होता है। हम अध्यापक हैं भाई, और अध्यापक को ड्रामेबाज होना बहुत जरूरी है। एक नंबर का ड्रामेबाज होना चाहिए अध्यापक। जितना अधिक ड्रामेबाज होगा अधिगम उतना ही सरल होगा, लेकिन बेतुका ड्रामा नहीं होना चाहिए। केवल हंसी के लिए ही नहीं होना चाहिए, ज्ञान के लिए भी होना चाहिए। वो जैसे यानी मैंने ड्रामा कर रखा था यूं, दुनिया को क्या लग रहा था कि मैं कुछ ऊपर देख रहा हूं। am I right? मुझे क्या थी, मुझे छींक आ रही थी, छींक। लेकिन दुनिया ने क्या किया, बालक क्या कर देख रहे हैं कि सर को कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने ड्रामा किस चीज का किया? छींक का। ड्रामा करना होता है अध्ययन कार्य में भी। मानव प्रतिदिन जीवन के नए रूपों का अभिनय करता है, और मैं तो प्रतिदिन करता हूं भाई ड्रामे। मुझे कक्ष में भी बालक कहते हैं एक नंबर के सर ड्रामेबाज है। क्यों? भाई साहब अध्यापक हूं, मैं ड्रामे नहीं करूंगा, और तो वो अध्यापन संस्कृत में कैसे सरल होगा? ड्रामेबाज बन जाओ, किताब को पढ़ डालो, ड्रामा है वो भी, पढ़ना भी जी। भगवान की पूजा करना भी एक ड्रामा है, अभिनय है। और जिसका अभिनय जितना शानदार होगा, दुनिया उसके ड्रामे की उतनी ही तारीफ करेगी। शुरू हो जाओ। कहा पाठ्य जो पुस्तक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है में आए हुए पात्रों की जो भूमिका का वर्णन करना होता है या अभिनय करना होता है, वह भी एक क्या है? नाटक है। नाटक आपके कक्षा में पाठ्य पुस्तक में है। छोटे छोटे नाटक दे रखे हैं। नैतिक शिक्षा को समझाने के लिए, नैतिक सिद्धांतों को समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे नाटक दे रखे हैं। करीबन 2 या 3 पाठ होते हैं बड़ी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में 1 होता है। उसको आप पढ़ाकर खत्म मत करो, ना 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 ना, पूरा क्लास में ड्रामा करवाओ। बच्चा अशुद्ध कर रहा है, करने दो, क्योंकि धीरे धीरे तभी सीखेगा वो। बहुत सारी विधियां हैं जिससे आप सही उच्चारण करवा सकते हैं। उसका डर खोलो, ड्रामा करवाओ उससे। किसी भी बालक को अंतर्मुखी मत रहने दो, बहिर्मुखी बनाओ, यदि इस दुनिया में ड्रामा ढंग से करना है तो। और कहते हैं जिसने जितना शानदार ड्रामा किया वो उतना ही इस दुनिया को याद रहा, क्योंकि दुनिया ही उन्हें देशभक्त कहती है, दुनिया ही उन्हें पापी कहती है, अधर्मी कहती है। राम भी धरती पे आए, एक बहुत बड़ा ड्रामा अभिनय करके गए। ड्रामा शब्द हमारे हिंदुस्तानियों को बहुत गंदा लगता है। अबे ड्रामा का हिंदी में अर्थ लेना अभिनय। राम ने एक अभिनय किया, रावण ने अपना अभिनय किया, सीता ने अपना अभिनय किया, और वो हमें उन परिस्थितियों से सामना करते हुए आगे निकल गए, और उन्हीं को आज हम फॉलो करते हैं कि राम इतना कष्ट सहे एक राजा होते हुए भी प्रजा के लिए। एक ड्रामा है, अभिनय है। यह श्रव्य दृश्य अधिगम सहायक सामग्री है। कौन सा? और कहा नाटक का उद्देश्य क्या है? संस्कार प्रदान करना, प्रकृति के नियमों को आनंद लेना और उसे संस्कार देना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए। ड्रामा करके दिखाओ ना। अजी प्रणाम, गुरुवार प्रणाम,
हंसते हुए, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव ही आविर्भूत हो गए भाई। इसे क्या कहेगी दुनिया? श्रद्धा। श्रद्धा तो उसको भी कहती है जो हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, वो भी तो श्रद्धा है। लेकिन आपकी श्रद्धा क्यों पसंद आई? क्योंकि आपका ड्रामा बहुत शानदार है, आपका अभिनय बहुत शानदार है कक्षा कक्ष में, आप अध्यापक टीचर अच्छे बने। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है? लैंग्वेज लेबोरेटरी। भाषा प्रयोगशाला या शाली में, ये शाली नहीं होता है, शाला ही होता है ना। शाली में गड़बड़ हो जाएगा, घर वाली बहुत मारेगी ना, कहेगी गुरुजी क्या करते हो, पढ़ लिस्ट देख लिया तो कहेगी ये शाली पे चले गए। क्या कहा? भाषा प्रयोगशाला में श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार के सहायक सामग्रियां होती हैं। किसमें? भाषा प्रयोगशाला में। और इस प्रयोगशाला में छात्रों को भाषा में दक्षता प्रदान की जाती है, यानी बोलने की आर्ट, कला। कला मतलब अभिनय, जो जितना शानदार बोल गया, दिल, यानी कि शब्दों का तो खेल है, शब्दों का तो खेल है। मैंने कहा तुम बहुत सुंदर हो, और सूस जैसा मुंह बना लिया, तुम बहुत सुंदर हो। सामने वाली मेरे खींच के मारेगी कि मजाक उड़ा रहा है मेरी। वहीं पर मैंने कहा क्या क्या खूब दिखती हो, हंस गया। चाहे काली भूतनी हो, चाहे काली भूतनी हो, फिर भी हम क्या कह रहे हैं? क्या खूब दिखती हो। पसंद आ गया सामने वाले को। इसी तरह हमारा छात्र है, उसे भाषा में दक्षता प्रदान करनी होगी, वो भी अपने पाठ्य पुस्तक पर। उसके लिए हमें इसका प्रयोग करना होगा। का बालक बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने ज्ञान को पुनरावृत्ति करता है भाषा प्रयोगशाला में। जी हाँ, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट होता है, एक पूरा इंस्टीट्यूट नहीं, एक सहायक सामग्री होती है, कानों पे लगाया जाता है, ऑडियो सुनाई जाती है। फिर वो नहीं है फिल्म, जो गायक कलाकार है उनके आगे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, एक कानों पे लगा रहता है, वो बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। भाषा को सिखाने का तरीका, जैसे आपने कान में लीड लगा रखी है इस समय। कुछ बच्चों ने तो जो है रख करके, और एक आजकल बिना तारों वाला भी आने लग गया, कान में लगाया, घूम रहा है, सुन रहा है। वही कहा साहब आपका तो कंप्लीट हो गया। क्या समाप्त? समाप्त क्या हो गया? समाप्त क्या हो गया? दृश्य, श्रव्य सामग्रियां। मित्रों, यही चीजें आज आपको मैंने समझाने के लिए इस कक्षा में उपस्थित हुआ था। क्या ड्रामेबाज हो जाओ? मैंने तो सीख लिया, मैं भी परेशान था पहले, मैंने तो सीख लिया। जब से मैंने ड्रामे करने शुरू किए हैं, बच्चों को पसंद भी आने लगा, और साथ में कक्षा में भीड़ भी बढ़ गई, क्योंकि ये भी पता था कि उनका सिलेक्शन तो पक्का होगा, क्योंकि मैं जान लगा रहा हूं, मैं पढ़ाई वही रहा हूं जो कि कक्षा पेपर में आए। लेकिन उनको हंसाते हंसाते हुए सिलेबस पूरा करवाता हूं, ताकि उनके वो दिमाग में भी जाए। और यही काम है आपके इस भाई का, इस गुरु का। ढेरों शुभकामनाओं के साथ अगली क्लास में मिलता हूं। जय हिंद।